हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज में उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उरांव और मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को एक सम्मिलित रूप से पढ़ा है, जिसका थंबनेल है पढ़ा शासन व्यवस्था। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए दो क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है, ढाका छात्र संघ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1910, दूसरा है ऑप्शन आपके लिए 1913, तीसरा 1917 और चौथा ऑप्शन है 1909। तो इसमें से जो आपको सही आंसर लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर दें। दूसरा क्वेश्चन है, संथाल जो समाज था उसका नाम है सोनत संथाल। तो सोनत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सोनत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका ऑप्शन है राम नारायण सिंह, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर विश्वेश्वर केसरी या शिबू सोरेन। तो आपको इसमें से जो सही आंसर लगता है आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इन दोनों का आंसर मैं वीडियो को एंड में आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स के जैसे सीरीज भी यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं जिसका वीडियो नहीं आता है। तो आप इसको ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं और जानते हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति जो है यह द्रविड़ियन प्रजाति की है। जो उरांव जनजाति है यह द्रविड़ियन प्रजाति में आती है, क्योंकि हर एक का कैटेगरी है। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है पिछले वीडियो में, तो मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा। तो आप इसको यहाँ पर समझ लें और इतना जानें। आपको यदि ज़्यादा जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उरांव जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति की है और झारखंड में संथाल जनजाति के बाद सबसे ज़्यादा कोई जनजाति पाई जाती है तो यह है उरांव जनजाति। मतलब ये दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड में। इसका निवास स्थान के बारे में बात करें तो यह झारखंड के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। तो जिसमें कुछ जिले आते हैं, जिसमें जिला है लातेहार, पलामू, लोहरदग्गा, रांची, सिमडेगा और गुमला। तो ये सारे जो ज़िले हैं ये ज़िलों के नाम है। यहाँ पर मैं आपको एक मैप के थ्रू इसको दिखा दूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये है पलामू, ये है लातेहार, ये है गुमला, ये है लोहरदग्गा और ये है सिमडेगा। एक और है यहाँ पर रांची। तो आप इसको याद रखेंगे। ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो ये है पश्चिमी भाग, ठीक है, ये है पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में ये सारे जो ज़िले हैं इन सब में ये जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ और जगहों पर ये जनजाति का बसाव है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो वो सारे जो जगह हैं वो है बोड़ो, घाघरा, चैनपुर, महुआ टाँड़, डुमरी, सिसई और भरनो। तो इन सारे जगहों पर भी इन जनजाति का बसाव दिखा गया है। इन जनजाति के जो झारखंड में आकर बसे हैं, यह जनजाति खास करके इसके बसाव के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। वो मिलती है हमें लोकगीत के माध्यम से। तो जो झारखंड में लोकगीत गाया जाता है उसके माध्यम से भी यह जानकारी मिलती है कि उरांव जनजाति आकर झारखंड में किस तरह से बसे और कहाँ बसे, किस तरह से इसका बसेरा था। आइए हम लोग अपने टॉपिक में इसको देखते हैं कि इनका जीवन यापन कैसे रहा है। तो जब उरांव जनजाति झारखंड में आए तो आकर यह जंगल में बस गए। जंगल में बस गए का मतलब यह है कि उनके पास बना बनाया मकान नहीं था उस समय, या फिर वो मकान बनाकर नहीं रह रहे थे, वो आकर जंगल में ही बसे। क्योंकि झारखंड का जो नाम है इसका अर्थ होता है झाड़ियों का प्रदेश। यदि आप झारखंड का कोई भी बुक पढ़े हैं तो आप उसमें देख पा रहे होंगे कि झारखंड का अर्थ होता है, झारखंड का अर्थ होता है झाड़ों का प्रदेश, मतलब झाड़ियों का जगह जहाँ पर वन जंगल सबसे ज़्यादा है। तो आप इसको याद रखेंगे कि आकर यह जंगल में बस गए जो उरांव जनजाति के लोग थे। बाद में यह बसे तो ये खाने पीने के लिए इंतजाम करने लगे और कृषि योग्य भूमि बनाई। तो कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए इनको जगह जो है वो चाहिए था, और ज़मीन के लिए इन्होंने जंगल को साफ़ किया और साफ़ करके जब इन्होंने खेत बनाया तो पहली बार खेत जिन्होंने बनाया उसको भुइहर कहा गया। तो भुइहर का अर्थ होता है जो उस जगह का स्वामी है, मतलब ज़मीन का जो स्वामी है उसको भुइहर कहा जाता है।
और जब भूइंहर ने खेत बनाया तो उसके बाद गांव भी बसे, तो जो गांव बसाए गए उसका नाम रखा गया भूइंहरी गांव। ठीक है, भूइंहरी गांव, जो भूइंहर के बाद गांव बसाए गए, खेती करने के पश्चात जब वहाँ रहने के लिए घर बनाए गए, रहने के लिए समाज बना, तो उसको कहा गया भूइंहरी गांव। आप इसको याद रखेंगे। कुछ पद है दोस्तों जो है पाहन के रूप में, इनका कुछ कार्य होता है। जो पाहन खूंट कहलाता है, पाहन को, इसका जो समाज है यह पाहन खूंट कहलाता है। तो ये कैसे, कौन कौन से काम करते थे? इनका काम था प्रबंधन का, संचालन का, धार्मिक कार्यों का। पाहन के पहले यह कार्य बैगा करते थे, ठीक है ना। बैगा भी एक प्रकार का पद हुआ करता था। तो बैगा इस काम को करते थे, बाद में यह काम महतो करने लगे, फिर यह पाहन करने लगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका रोटेशन हुआ है, पहले बैगा करते थे, फिर महतो करते थे, फिर पाहन करने लगे। तो हम इसको देखते हैं। आपको यह जो इसमें एक स्टेप ज़्यादा बताया गया कि महतो के बाद यह पाहन में आ गया। पिछले वीडियो में मैंने इसको महतो तक ही सीमित रखा था, क्योंकि ज़्यादा ठीक नहीं होता उस वीडियो में बताना, ठीक है। इस जनजाति में जो पाहन है, इसके बाद महतो सबसे महत्वपूर्ण पद आता है। तो महतो का कार्य होता है पाहन की सहायता करना, क्योंकि पाहन जो है इनका कार्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रबंधन का हो जाता है, संचालन को सुचारू रूप से चलाने का हो जाता है पूरे समाज को, और धार्मिक कार्यों के लिए भी हो जाता है। कोई भी अनुष्ठान वगैरह कुछ भी कराना इनके अंतर्गत ही आता है। तो इनको एक सहायता के लिए जो पद चाहिए वो होता है महतो का। तो महतो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है उरांव जनजाति में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि गांव में कोई भी विवाद होता है तो उसके लिए एक निपटारण के लिए, कहे तो जब कोई विवाद हो तो उसके निपटारण के लिए पंचायत होती है, और इसका अध्यक्ष जो होता है वह भी महतो ही होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि महतो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण पद हो जाता है। तो पंचायत को कहते हैं पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत के बारे में हम लोग बात करें तो पढ़ा पंचायत बनाया कैसे जाता है? उरांव जनजाति समाज में कई गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है पढ़ा पंचायत, ठीक है। पढ़ा का निर्माण होता है, कभी 12 गांव को मिलाया जाता है, कभी 21 गांव को मिलाया जाता है, तो कभी 84 गांव को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। और इसका जो प्रधान होता है, इसके प्रधान को कहते हैं पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा सबसे बड़ा पद हो जाता है। गांव में पंचायत के कुछ पद और भी हैं, जिसका नाम है मुंडा, मानकी, महतो, पढ़ा। ये सभी जो पद हैं ये अधिकारी के रूप में पढ़ा राजा के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनके इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। जो ये सारे जो पद हैं, मुंडा, मानकी, महतो, पढ़ा, ये सारे जो है ये राजा के इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। राजा कहेगा बैठो तो ये बैठेंगे, उठो तो ये उठेंगे, मतलब ये सारा जो पावर है वो पढ़ा राजा के अंदर में है, ठीक है। निवास स्थान का नामकरण ये लोग करते थे, तो जहाँ के राजा चुने जाते थे। अब गांव है, कहीं ना कहीं से तो वो राजा होंगे, किसी ना किसी गांव से उनको चुना जाएगा। तो जहाँ से राजा को चुना जाता था उसको कहा जाता है राजा गांव। उसी प्रकार से दीवान गांव होता है, पूरा पानोरे गांव होता है, कोटवार गांव होता है, और जो अन्य प्रजा के लिए जो जगह रहती है या फिर गांव रहता है जहाँ से कोई भी नहीं होता है तो उसको प्रजा गांव कहते हैं, ठीक है। जहाँ पाहन गांव को बसाते हैं वहीं महतो जो है वो गांव को चलाते हैं। महतो का काम है गांव को चलाना सुचारू रूप से, और पाहन का काम है गांव को बसाना। इन दोनों को एक मतलब एक कहें तो एक पावर प्राप्त नहीं है, जिसको कहते हैं वित्तीय अधिकार। जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार है, जो कर वसूलने का जो अधिकार है, इन दोनों में से किसी को नहीं है। सारा अधिकार किसको है? तो पंचायत और पंचायत में बैठे पंच लोगों का यह अधिकार होता है कि हम लोग देखेंगे कि कर कैसे लगाना है, कर कैसे वसूलना है। ये पाहन या फिर महतो नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना होगा और अपने आंसर में इसको लिखना होगा, ठीक है। विवादों का निपटारा कैसे करते थे, आइए उसको देख लेते हैं। गांव में हो रहे कोई भी विवाद का निपटारा ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत संपत्ति का कोई भी विवाद हो, विवाह संबंधित विवाद हो, या फिर मारपीट हो, चोरी हो, यौन अपराध किया हो किसी ने, तो इस तरह के जो मामला आता है तो इसका निपटारण होता है ग्राम पंचायत में। और इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे अच्छी लगी। महतो और पाहन के समक्ष इनको जब लाया जाता है, इन सारे विवादों को, तो इसमें जो पीड़ित है, जाहिर सी बात है कोई भी केस हो रहा है या फिर कोई भी मामला है तो उसमें भी कोई ना कोई पीड़ित होगा ही। किसी को मार दिया
ठीक है। तो जो मार खाया वो तो पीड़ित आदमी है। जो चोरी हुआ, तो चोरी हुआ जिसके घर हुआ होगा वो पीड़ित व्यक्ति हो गया। यौन अपराध है तो ये भी एक, इसमें भी एक पीड़ित व्यक्ति होगा। तो जो पीड़ित व्यक्ति है यह मौखिक रूप से शिकायत कर सकता था। शिकायत कर सकता है किसके पास? तो यह है महतो और पाहन के पास यह शिकायत कर सकता है। सुनवाई के दौरान जिस पर जुर्माना लगाया जाता था तो जुर्माने के रूप में उसे भोज भात और शराब देने के लिए कहा जाता था। ठीक है। अब आते हैं कि जाति बहिष्कार पर। जाति बहिष्कार सबसे बड़ा निर्णय होता है और यह जो निर्णय है यह पढ़ा राजा लेते हैं। ठीक है। पढ़ा को छोड़कर कई गांव दूसरे पढ़ा में शामिल हो जाते हैं। यह भी अधिकार इन लोगों को दिया गया है कि आप भाई इस पढ़ा में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, नहीं तो आप अपना पढ़ा चेंज भी कर सकते हो, आपको जैसा। अब जैसे कि हम कोई व्यक्ति है जो बिहार में है या फिर यूपी में है या फिर एमपी में है, कहीं भी हो, वो एमपी से हटकर यूपी में जाना चाहता है और वहाँ का सदस्यता लेना चाहता है या फिर वहाँ का रेसिडेंस वो बनाना चाहता है तो वो करा सकता है। इस तरह का एक समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि पढ़ा, कोई गांव एक दूसरे पढ़े में चेंज हो सकता है। मान लो इस गांव का नाम ABCD गांव है जो इस पढ़ा में रहता था, जेड पढ़ा में रहता था, और यह बदल कर अब जाना चाहता है वाई पढ़ा में, तो यह जा सकता है। तो जब ये चेंज होता है तो क्या जो चेंज होने के बाद जो संबंध है ये क्या टूट जाते हैं? नहीं, ऐसे संबंध टूटते नहीं हैं, ये संबंध बने हुए रहते हैं। और जो बना हुआ संबंध रहता है इसको दूध भैया गांव के नाम से जाना जाता है। और दूध भैया नाम, और इसका एक एडवांटेज भी है। अब जैसे कि किन्होंने एक बहुत दूर में कोई एक और पढ़ा पंचायत था, पढ़ा गांव था या फिर कुछ और था जहां और शासन चल रहा था, और एक अलग जगह पर, अब दोनों जाकर एक गांव से दूसरे गांव में एंटर हो गए। तो जब उन दोनों का कनेक्शन होता है बीच में तो उनका भी साम्राज्य बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई गुमला में है और कोई रांची में है, तो गुमला से रांची या रांची से गुमला में किसी का परिवर्तन हो जाए और आपसी संबंध बन जाए तो वो पूरा एरिया जो उन्होंने आदान प्रदान के रूप में काम किया, तो इसमें क्या होता है कि पढ़ा का विस्तार होता है और एक बड़ा रूप सामने आता है। तो इसमें क्या होता है कि संगठन तैयार हो जाता है बढ़िया से पढ़ा का, और अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आइए आज का हम लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। पहला है ढाका छात्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपका होगा 1910 में इसकी स्थापना की गई। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सोनत संथाल जो समाज है इसकी स्थापना किसने की, तो इसका आंसर ना राम नारायण सिंह होगा, ना राम दयाल मुंडा, और ना ही विश्वेश्वर केसरी होगा। इसका सही आंसर होगा हमारे शिबू सोरेन जी जो JMM के नेता हैं, और झारखंड में वर्तमान में JMM का सरकार चल रहा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।